हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज मैं लेकर के आ गया हूँ जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, जो आप सबके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी MCQ मोड में होना है, उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों ये क्लास सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें OMR सीट पर एग्ज़ाम होना है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका पेपर पैटर्न निर्धारित हो चुका है। MCQ मोड में इनका एग्ज़ाम होना है। बाकी अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं और आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से यूनिवर्सिटी का नाम पेस्ट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। साथ ही साथ कानपुर विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएँ हैं और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, आप सब के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। आप सब अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न से स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। जैसा कि कल राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर है और इस पेपर को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप सबके लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर के आ गया हूँ। इसके पहले एक मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड किया था, वो आप सभी लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको दी जा रही है NEP के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सभी सिलेबस सेम, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, लेकिन अब क्या है पेपर पैटर्न अलग अलग है। तो NEP के अकॉर्डिंग दोस्तों जो आप लोग की माफ़ करेगा जो जूलॉजी है, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटरल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है, इसको आप देख लिया करिए। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो क्लास से संबंधित तो आप लोग यहाँ पर देख लिया करिए कि ये पेपर टाइटल क्या है। पेपर टाइटल के माध्यम से आपको अपना सब्जेक्ट पता चल जाएगा NEP के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए सभी लोग साथ ही साथ आंसर भी करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है दोस्तों, विच एंजाइम हाइड्रोलाइज द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ DNA के फास्फोडाइस्टर बंध का कौन सा एंजाइम जलीय अपघटन करते हैं? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी है लाइगेज, सी है पॉलीमेरेज और ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों DNA के फास्फोडाइस्टर बंध का इनमें से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जलीय अपघटन करता है। यानी जलीय अपघटन का मतलब क्या हो गया है? हाइड्रोलिसिस, H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। ओके, ऑप्शन ए सही है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, हु रिपोर्टेड द फर्स्ट रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस यानी पहला प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियस किसने रिपोर्ट किया? दोस्तों जहाँ पर जब भी बात हो एंडोन्यूक्लियस की, तो इसमें जब पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किसने इसको रिपोर्ट किया, यानी कि रिप्रेजेंट किसने किया, तो ऑप्शन आपका दिया गया है हैमिल्टनियन स्मिथ, ऑप्शन बी दिया गया लिनवा आर्गर, ऑप्शन सी है कैरी मुलिस और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, पहला प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियस जो रिपोर्ट किया था वो किया था हैमिल्टन स्मिथ और डैनियल नाथन ने किया था। ठीक है, हैमिल्टन स्मिथ अगर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, डैनियल नाथन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डैनियल नाथन अगर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तब भी आपका आंसर वही सही होगा। तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि पहला प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियस रिपोर्ट जो किया था वो हैमिल्टनियन स्मिथ और डैनियल नाथन ने मिलकर किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सभी लोग को वीडियो समझ में आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। और जो भी राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हमसे जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन पेपर जब आपका क्वेश्चन यानी कि पेपर हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर दीजिएगा ताकि आंसर की प्रोवाइड किया जा सके। और इसके पहले दोस्तों आपको बता दें, बॉटनी का आंसर की हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
व्हाट इज द आइसोलेटेड फर्स्ट फॉर डीएनए लाइब्रेरी। डीएनए लाइब्रेरी के लिए सर्वप्रथम किसका विकलन करते हैं। डीएनए लाइब्रेरी के लिए सर्वप्रथम किसका विकलन करते हैं। आपका ऑप्शन है mRNA, tRNA, rRNA या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर mRNA। ठीक है, डीएनए लाइब्रेरी के लिए सर्वप्रथम जो विकलन किया जाता है वो किया जाता है mRNA का, इसलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम खोजा गया था। दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है टिमिन व बाल्टीमोर, ऑप्शन बी है हैमिल्टनियन व स्मिथ, ऑप्शन सी दिया गया लिन व आर्गर, या डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो खोजा गया था दोस्तों वो खोजा गया था टिमिन व बाल्टीमोर के द्वारा। किसके द्वारा, टिमिन व बाल्टीमोर के द्वारा खोजा गया था। इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए ये ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ये एक प्रकार का ट्रांसजीन है। ठीक है, इसे हम ट्रांसजीन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ट्रांसजीन क्या है, एक प्रकार की जीन है या एक जीव से दूसरे जीव में स्वाभाविक रूप से या कई आनुवांशिक इंजीनियरिंग तरीकों से किसी एक दूसरे द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। ठीक है, इसमें एंजाइम का मुख्य भूमिका होता है। इसकी जो खोज की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने वो की थी टिमिन व बाल्टीमोर ने, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वेयर आर मोस्ट ट्रांसजीन प्लांट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि ट्रांस पादप सबसे अधिक कहाँ निर्मित होते हैं। ट्रांस पादप सबसे अधिक कहाँ पर निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फिर फिनलैंड। तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए ट्रांसजीन पादप की तो ये न्यूजीलैंड में सर्वाधिक निर्मित होते हैं, यानी यहाँ पर मिलते हैं, पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेक्निक फॉर स्प्लेसिंग एंड कटिंग डीएनए आर। डीएनए को जोड़ना और काटना ये तकनीक है। डीएनए संश्लेषण कहलाती है या डीएनए हेरफेर यानी कि डीएनए कन्वर्जन, इसे इंग्लिश में कहेंगे डीएनए कन्वर्जन। ऑप्शन सी है डीएनए गिरावट और डीएनए प्राकृति यानी डीएनए नेचुरल, या फिर जो है गिरावट को क्या कहेंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप, इसलिए देखिए मैंने क्वेश्चंस को केवल इंग्लिश में किया है और इंग्लिश को यानी कि जो ऑप्शंस आपके हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो दोस्तों डीएनए का जोड़ना और काटना ये तकनीक जो है वो क्या कहलाती है, वो डीएनए कन्वर्जन कहलाती है, डीएनए हेरफेर कहलाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया, इट इज़ नॉट ए क्लोनिंग एजेंट। यह क्लोनिंग कारक नहीं है। इनमें से कौन सा क्लोनिंग कारक नहीं है। क्लोनिंग एजेंट बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया PBC19, ऑप्शन बी दिया गया है EST, ऑप्शन सी दिया गया है SB40 और M13। तो दोस्तों इसमें से जो क्लोनिंग एजेंट नहीं है वो है EST। EST जो है ये एक प्रकार का क्लोनिंग कारक नहीं है। बाकी ध्यान रखिएगा PBC19, SB40 और M30 ये सभी क्लोनिंग एजेंट हैं एक प्रकार के। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में केवल पूछ लेगा PB19 इस और ऑप्शन दे देगा ये क्लोनिंग एजेंट हैं या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए PBC19, SB40 और M30 ये सभी एक प्रकार के क्लोनिंग कारक हैं। EST क्लोनिंग कारक नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आर द एंजाइम मेनली मेड अप ऑफ। एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं। ऑप्शन दिया गया आपका विटामिन, प्रोटीन, वसा, तेल। तो दोस्तों जो एंजाइम हैं वो मुख्यतः किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जो कि पूछा गया है, नेम एन एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन दिया गया लाइपेज, बी है यहाँ पर सुक्रोज दोस्तों, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सुक्रोज होगा। ऑप्शन सी है माल्टोज और डी दिया गया फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज ये क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। ये क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। एंजाइम की बात किया जाए तो लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि वसा को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया गया कि हु प्रपोज द क्रिएट cDNA एंड क्लोन रेस्पोस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर cDNA आखिर में क्या है। cDNA ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, फिर इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों साधारणतः cDNA को कॉपी DNA कहा जाता है, इसको कॉपी DNA कहा जाता है, कॉपी DNA कहा जाता है। और इसको अदर फॉर्म में यानी अदर लैंग्वेज में बात किया जाए तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA के नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA के नाम से जानते हैं। जो कि इसका अगर खोज पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो कॉपी DNA है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रोजन कोरेस्की और मंच ने। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि cDNA क्लोन कोष, यहाँ पर दूसरा शब्द जुड़ गया है क्लोन कोष, ठीक है, ये बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था। तो ये बनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो विलियम्स ने दिया था। कब दिया था, 1981 में दिया था। इसीलिए आपका यहाँ पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम्स 1981। लेकिन अगर cDNA का अगर पूछ लिया जाए कॉपी DNA का खोज किसने किया था सर्वप्रथम, तो दोस्तों इनका जो खोज किया था वो रोजन कोरेस्की मंच ने किया था। ध्यान दीजिएगा, रोजन कोरेस्की और मंच ने इसका खोज किया था। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का उदाहरण, इनमें से प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया दुग्ध से दही व पनीर का निर्माण। क्या ये एक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत यानी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी है गन्ने के रस से सिरका का निर्माण। ऑप्शन सी है पुनर्योगज DNA तकनीक द्वारा औषधि का निर्माण, या डी दिया गया शर्करा द्वारा बियर का निर्माण। तो दोस्तों आपको बता दें प्रौद्योगिकी का उदाहरण इनमें से नहीं है, वो है पुनर्योजन DNA तकनीक, ठीक है। पुनर्योगज DNA तकनीक द्वारा औषधि का निर्माण करना ये टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बाकी दुग्ध से निर्माण, दुग्ध से दही व पनीर का निर्माण ये एक टेक्नोलॉजी है। गन्ने के रस से सिरके का निर्माण ये भी भौतिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है, केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत होता है। और शर्करा या बियर का निर्माण ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पूछा गया है, बाय हुम वाज द टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट यूज। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन बी है कार्ल एरेकी द्वारा, ऑप्शन सी है शिप्रा गुहा मुखर्जी द्वारा, या फिर हेबरलैंड के द्वारा। तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम अगर पूछा जाए आपसे कि ये बताइए जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये कार्ल एरेकी के द्वारा किया गया था। कार्ल एरेकी के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और कब किया गया था, 1917 में, ठीक है। कार्ल एरेकी ने 1917 में जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। जैव प्रौद्योगिकी क्या है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी की अगर बात किया जाए तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द विज्ञान की वह शाखा है जो मानव कल्याण के लिए जैविक तकनीक के अनुप्रयोगों से संबंधित है। ओके, तो आपका यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है, इन विच ईयर द नेशनल बोर्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज स्टेबलाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी।
ऑप्शन दिया गया 1978, 1990 या फिर 1982 या फिर 1986। तो आपको बता दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में की गई थी। इस प्रकार यहाँ पर जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है द सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इन इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत में कोशिका एवं आणविक जीव केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत में कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में या फिर चंडीगढ़ में। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि पूछा गया है द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड फ्रॉम द एनिमल सेल कल्चर वाज। जंतु कोशिका संवर्धन से विकसित होने वाली प्रथम वैक्सीन कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका संवर्धन से विकसित होने वाली प्रथम वैक्सीन पूछी गई है। आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या फिर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फिर पोलियो वैक्सीन। तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी है, पोलियो वैक्सीन जो है वो जंतु कोशिका संवर्धन से विकसित होने वाली प्रथम वैक्सीन थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लाइन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलियो वैक्सीन। निम्नलिखित में से किस कोशिका लाइन का उपयोग पोलियो वैक्सीन के उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया सॉन ब्रिक कोशिका लाइन, ऑप्शन बी आपका है प्राइमेट ब्रिक कोशिका लाइन, ऑप्शन सी है CHO कोशिका लाइन और डी दिया गया है भूसक फाइब्रोब्लास्टिक कोशिका लाइन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, प्राइमेट ब्रिक कोशिका लाइन। ये पोलियो वैक्सीन के उत्पादन के लिए किया जाता है, इसका उपयोग प्राइमेट ब्रिक कोशिका लाइन का उपयोग पोलियो वैक्सीन के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, रिकम्बिनेंट इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन विच द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्योगज इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पुनर्योगज इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ई कॉर्ली, बी है ईस्ट, सी दिया गया सतत कोशिका लाइन और डी दिया गया ए और सी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए और सी दोनों, यानी ई कॉली और सतत कोशिका लाइन, इन दोनों का प्रयोग करके पुनर्योगित इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है। इसीलिए आपका ए नंबर ऑप्शन और सी ये दोनों सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आप टिक करेंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है कि वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। टीकाकरण की खोज की गई थी, किसके द्वारा टीकाकरण की खोज की गई थी? आपके ऑप्शन है जेनर ने, कोच ने, पास्चर या साक द्वारा। तो दोस्तों टीकाकरण की जो खोज की गई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, जो कि पूछा गया है द फर्स्ट ड्रग मेड यूजिंग द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाज यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ। यानी कि पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाई गई सर्वप्रथम औषधि किसके उपचार के प्रयोग में लाई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है हीमोफीलिया, बौनापन, हृदयघात या फिर मधुमेह। तो इसमें आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, मधुमेह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सर्वप्रथम जो औषधि बनाई गई थी वो मधुमेह के उपचार के लिए बनाई गई थी, इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज फॉर वुमेन ओनली। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन स्त्रियों के लिए ही है? ऑप्शन दिया गया है हेपेटाइटिस, बी है HPV, सी पोलियो और डी दिया गया है हर्पीस। तो इसमें आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है HPV। ठीक है, ये केवल स्त्रियों के लिए ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
दोस्तों जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपके पास कोई नोट्स हो, इजी नोट्स जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो, ठीक है, उन नोट्स को भी आप तैयार करके जाइएगा क्योंकि वहीं से प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, हमारी क्लास तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो उसको भी आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा और कल दोनों आप मॉडल पेपर जरूर तैयार करके जाइए। ओके, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है वैक्सीन फॉर विच द फॉलोइंग डिसीजेस इज करंटली अवेलेबल। निम्न में से किस बीमारी की वैक्सीन वर्तमान समय में उपलब्ध है। इनमें से बीमारियों के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बीमारी की जो वैक्सीन है वो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऑप्शन दिया गया HIV, बी दिया गया चिकनगुनिया, सी है डेंगू और डी दिया गया पोलियो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पोलियो। पोलियो की वैक्सीन जो है वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पूछा गया है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बियर। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित प्रथम जीव कौन थे। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित सर्वप्रथम जो जीव थे वो कौन थे। विषाणु, जीवाणु या PPLO या फिर प्रोटोजोआ। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो प्रथम जीव थे वो थे जीवाणु। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि पूछा गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग यूज इन। अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवाणुओं का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके मेलाटोनिन के व्यापार उत्पादन में या फिर टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में, मानव इंसुलिन के व्यापारिक उत्पादन में या फिर थायरक्सिन के व्यापार के उत्पादन में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवाणुओं का प्रयोग किया जा रहा है वो मानव इंसुलिन के व्यापारिक उत्पादन के रूप में किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है जो ट्रांसक्रिप्शन रेफर टू। ट्रांसफेक्शन दिया गया है। ट्रांसफेक्शन रेफर टू, ट्रांसफेक्शन संदर्भित करता है DNA सांचे पर mRNA का निर्माण या फिर mRNA अनुक्रम पर आधारित प्रोटीन का संश्लेषण या कोशिका में Y जीन का प्रवेशन या डी दिया गया ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा कोशिका में Y जीन का प्रवेशन ट्रांसक्रिप्शन संदर्भित करता है, इसलिए आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पूछा गया है द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के कार्य हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है वसा का विघटन, बी है आंतों में भोजन का अवशोषण, ऑप्शन सी है आंतों में सुकचन, ऑप्शन डी दिया गया है शर्करा की कोशिकाओं में प्रवेश में सुगमता। तो इंसुलिन का दोस्तों जो कार्य है वो है शर्करा की कोशिकाओं में सुगमता। शर्करा की कोशिकाओं में प्रवेश में सुगमता ये इंसुलिन का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि पूछा गया है ए वैक्सीन इज। एक वैक्सीन है एक एंटीजेनिक प्रोटीन। वैक्सीन जो है वो एक प्रकार का एंटीजेनिक प्रोटीन है या फिर जीवित तंत्रित रोगजनक है या फिर छीड़ हुए रोगजनक है या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में 26 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि एक वैक्सीन एक एंटीजेनिक प्रोटीन के अंतर्गत भी आता है और जीवित यंत्रित रोगजनक भी इसे कहते हैं और छीड़ हुए रोगजनक के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसलिए आपका डी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, एक वैक्सीन जो है वो एक एंटीजेनिक प्रोटीन के संपर्क में भी आता है यानी कि इसके तहत आता है और जीवित यंत्रित रोगजनक भी है, छीड़ हुए रोगजनक भी है। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है द फर्स्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इज। प्रथम पुनः संयोजक वैक्सीन जो मानव उपयोग के लिए स्वीकृत हैं। ऑप्शन ए दिया गया आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, NIV वैक्सीन, वार वैक्सीन या फिर DPT वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन।
प्रथम पुनः संयोजक वैक्सीन जो मानव उपयोग के लिए स्वीकृत है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेट वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वार वैक्सीन, हिब वैक्सीन या फिर डीपीटी वैक्सीन। तो यहाँ पर संयुक्त वैक्सीन पूछी गई है। तो संयुक्त वैक्सीन जो है वो डीपीटी है। डीपीटी जो है एक प्रकार की संयुक्त वैक्सीन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट एनिमल सक्सेसफुली क्लोनेड वास। सफलतापूर्वक क्लोनीकृत प्रथम जीव था। सफलतापूर्वक क्लोनीकृत सर्वप्रथम जीव था बंदर, भेड़ या गिवन या फिर खरगोश। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भेड़। भेड़ जो है ये सर्वप्रथम सफलतापूर्वक क्लोनीकृत जीव रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, ह्यूमन इंसुलिन मेड बाय द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा बनाया गया मानव इंसुलिन कहलाता है। जो पुनर्योगित की प्रक्रिया से डीएनए तकनीक द्वारा बनाया जाता है वो मानव इंसुलिन जो है वो क्या कहलाता है? एच इंसुलिन कहलाता है, आर इंसुलिन कहलाता है या फिर स्मूलिन कहलाता है या फिर ह्यू इंसुलिन कहलाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी स्मूलिन जो है ये डीएनए पुनर्योगित तकनीक द्वारा बनाया गया है जो कि एक मानव इंसुलिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, तो दोस्तों सभी लोग से निवेदन है, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस आपको सभी सब्जेक्ट की हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। फ्री में क्लास होती है, बिल्कुल आपके मुफ्त में PDF दिया जाएगा। ठीक है, सारी सुविधाएं आपको नए तरीके से मिलने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिल सके क्लास से। ओके, 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज। मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। सभी लोग आंसर करेंगे कि मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है 42, 46, 44 या फिर 48। तो आपको बता दें मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 44 होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज केस्ड बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है? क्वेश्चन को समझिएगा जरा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या, क्या दिया गया है? अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है। ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी है ट्रिपल फीमेल, ऑप्शन सी दिया गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी दिया गया डाउन सिंड्रोम। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इनमें से डाउन सिंड्रोम जो बीमारी है वो अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है, इसलिए आपका यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम इज। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होती है दोस्तों, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया 44, बी है 45, सी दिया गया 46 और डी दिया गया आपका 47। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या ध्यान रखेंगे कितनी होती है? 45 यानी कि 45 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो कि दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज ए सेक्स लिंकेड। निम्न में से कौन सा रोग लिंग सहलग्न होता है? इनमें से कौन सा रोग लिंग सहलग्न है? पहला दिया गया हैजा, ऑप्शन बी दिया गया एडवर्ड सिंड्रोम, ऑप्शन सी दिया गया हीमोफीलिया, ऑप्शन डी दिया गया मंगोलिज्म। तो इनमें से लिंग सहलग्न रोग पूछा गया है। ठीक है, तो लिंग सहलग्न जो रोग है वो है हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही है? सी नंबर सही है। ये हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का लिंग सहलग्न रोग है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, टाइप्स ऑफ लाइम्फोइड
कॉइल्स इज, सेल्स इज या सेल्स आर। लिम्फोफाइट टी दिया गया है, लिम्फोइड कोशिका, माफ करिएगा, दिया गया दोस्तों लिम्फोइड कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिम्फोइड सेल आर। ठीक है, लिम्फोइड कोशिका के जो प्रकार हैं वो इनमें से कौन से प्रकार हैं? तो लिम्फोइड कोशिका के जो प्रकार हैं वो ये सभी हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ये भी आपके लिम्फोइड कोशिका का प्रकार है, टी लिम्फोसाइट ये भी है, और नल कोशिकाएं ये सभी जो हैं ये आपके लिम्फोसाइट कोशिका के प्रकार हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 जो कि दिया गया सरफेस एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ऑन, सतही प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं टी लिम्फोसाइट ए व बी दोनों पर, बी दिया गया लिम्फोसाइट और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बी लिम्फोसाइट। सतही प्रतिरक्षी जो उपस्थित होते हैं वो बी लिम्फोसाइट उपस्थित होते हैं, इसीलिए 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 37 है एन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ग्लोबुलिन इज, एक प्रतिरक्षी ग्लोबिन में उपस्थित होता है। दो हल्की व दो भारी श्रृंखलाएं, चार श्रृंखलाएं, ये एक श्रृंखला के अंत पर एमिनो अम्ल व दूसरी श्रृंखला के अंत पर कार्बोक्सिलिक उपस्थित होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होते हैं। एमिनो अम्ल दूसरी पर कार्बोक्सिलिक उपस्थित होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है दोस्तों वो डी है, उपयुक्त सभी, यानी कि आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, क्योंकि एक प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन प्रोटीन में जो उपस्थित होता है दो हल्की व दो भारी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, इसमें चार श्रृंखलाएं भी होती हैं, एक श्रृंखला के अंत पर एमिनो अम्ल और दूसरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल भी उपस्थित होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों दिया गया है द सेंडिमेशनल इंडेक्स ऑफ IgG इज, यहाँ पर दिया गया है IG कैपिटल जी और स्मॉल जी का अवसादन गुणांक जो है वो कितना होता है, ध्यान रखिएगा IgG। ठीक है, इसका अवसादन गुणांक पूछा गया, तो इसका अवसादन गुणांक जो होता है वो 7S होता है। कितना होता है? 7S होता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7S। द सेमिनेशन इंडेक्स ऑन IgG इज 7S। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है I स्मॉल जी कैपिटल जी, ठीक है, इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये जो है मानव रक्त में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, कैपिटल I स्मॉल जी और कैपिटल जी। ठीक है, ये कोड है जो मानव रक्त में पाया जाता है। तो ये मानव रक्त में कितने % पाया जाता है? ये मानव रक्त में दोस्तों कितना पाया जाता है? 75 से 80%। कितना पाया जाता है? 75 से 80% के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, द IG हैविंग द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ इज, सर्वाधिक अर्ध जीवन काल रखने वाले IG होती है I स्मॉल जी, ध्यान रखिएगा, ये दिया गया कि सर्वाधिक अर्ध जीवन काल में रखने वाली होती हैं। तो इस सर्वाधिक अर्ध जीवन काल में रखने वाली जो IG होती हैं वो होती हैं IgA होती हैं। क्या होती है? IgA। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, विच IG हैज़ द हाइगर रेट ऑफ सिंथेसिस, किस IG की संश्लेषण दर सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो ये सभी IG के संश्लेषण दर दिए गए हैं, IG के प्रकार दिए गए हैं। पहला दिया गया IG स्मॉल जी, दूसरा है IG स्मॉल a, IG स्मॉल e और IgM। IgG A E और M, ठीक है, ये प्रकार दिए गए हैं IG के। अब इसमें पूछा गया है किस IG की संश्लेषण दर अधिक होती है? तो संश्लेषण दर जो अधिक होती है वो I स्मॉल जी कैपिटल G की होती है। यहाँ पर IgA का नहीं होता और ना ही IgA की। सब सर्वाधिक जो संश्लेषण दर होती है वो IG स्मॉल जी और कैपिटल G की होती है। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, टाइप्स ऑफ एंटीजन आर,
एंटीजन के प्रकार दिए गए हैं। एंटीजन के प्रकार में से पूछा गया कि एंटीजन के प्रकार हैं, पहला दिया गया है हेप्रेंटिस, ठीक है। अब तो ये भी एक एंटीजन है। बी दिया गया स्वतः एंटीजन, ये भी एक प्रकार का एंटीजन है। और सी दिया गया एलो एंटीजन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप उपरोक्त सभी टिक करेंगे, ये सभी एक प्रकार के एंटीजन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है 42 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 43 है, एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल पिक्चर आर। द्विविमीय चित्र के उदाहरण। 2 डायमेंशनल पिक्चर, इसमें से पूछा गया कि 2 डायमेंशनल पिक्चर हैं, क्यूब को कहते हैं या फिर पिक्टोग्राम को कहते हैं या सर्कुलर फिगर को या फिर बार डायग्राम को। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर फिगर आपका करेक्ट आंसर होगा। सर्कुलर फिगर जो है वो एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल पिक्चर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया दोस्तों, नॉलेज ऑफ द स्क्वायर रूट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच टाइप्स ऑफ पिक्चर। वर्गमूल का ज्ञान प्रकार के चित्र के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। वृत्त, वर्ग, त्रिभुज या उपरोक्त सभी। तो वर्गमूल में जो चित्रों के निर्माण के लिए ज्ञान है वो महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा है? वृत्त है या फिर वर्ग दिया गया है या फिर त्रिभुज या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वर्ग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ग जो है वो वर्गमूल का ज्ञान प्रकार के चित्रों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि पूछा गया, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आई आर 2 पाई के या फिर पाई आर स्क्वायर के या 2 पाई आर के या आर 2 पाई के। सभी लोग आंसर करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के द्वारा दिया जाना है। तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी आपका पाई आर स्क्वायर इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्न जो है मैथमेटिकल के क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 प्रश्न आने हैं, जिनका मैं पीडीएफ बना करके नोट्स इंपॉर्टेंट मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। आप लोग उन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। लगभग मैथमेटिकल से जो आपका 6वां यूनिट है वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग मैं ये कह सकता हूँ 5 से 6 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो उनका मैं जो है नोट्स बना करके MCQ मोड में मैं भेज दूँगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, द फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस इज। IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए नंबर इंटरनेट पिन एड्रेस, ऑप्शन बी है इंटरनेट प्लेयर, ऑप्शन सी दिया गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, जो IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 जो कि पूछा गया है, हाउ मनी टाइप्स ऑफ IP एड्रेस आर देयर। कितने प्रकार के IP एड्रेस होते हैं? 8 तरह के, 2 तरह के, 4 तरह के या इनमें से कोई नहीं। तो IP एड्रेस के जो प्रकार हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के IP एड्रेस होते हैं। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ दीज नंबर आर यूज इन IP एड्रेस। इनमें से किस नंबर का प्रयोग IP एड्रेस में प्रयोग किया जाता है, यानी कितने नंबर तक का प्रयोग IP एड्रेस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया 0 से 9, ऑप्शन बी है 0 से 255 या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दिया गया 0 से 2। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, 0 से लेकर के 255 तक नंबर का प्रयोग IP एड्रेस के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जो कि पूछा गया है कि द इनिशियल नेम ऑफ इंटरनेट वाज। इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी दिया गया है माइक्रोलाइट, ऑप्शन सी है आर्पनेट, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इंटरनेट का जो शुरुआती नाम था दोस्तों वो आर्पनेट था। क्या था? आर्पनेट जो है वो इंटरनेट का शुरुआती नाम रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन विच दीज डिसाइजेस, यानी कि इंटरनेट शुरुआत में कब जो है अस्तित्व में आया, यानी इंटरनेट की खोज कब की गई। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1950, ऑप्शन बी है 1970, सी दिया गया 1960। तो आपको बता दें यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है 1970। 1970 में इंटरनेट अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसमें कुछ हो सकता है कुछ त्रुटियाँ भी हों, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन बी है 1970। थोड़ा सा आप एक बार गूगल कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1970 यहाँ पर आपका सही आंसर है। इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा आप। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि दिया गया, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द रनिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। दिया गया द सेट ऑफ प्रोग्राम का वह सेट जो कंप्यूटर को चलाने योग्य बनाता है और कंप्यूटर के संवर्धन में सहायक करता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑफिस, या फिर कंप्यूटर, या फिर कंपाइलर। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग को देना है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर को चलने योग्य बनाता है, यानी कि रनिंग योर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम को और चलने में मदद करता है, प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन देता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपका जो सही आंसर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पर 51 नंबर का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 जो कि है द फिजिकल स्ट्रक्चर टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर का भौतिक संरचना जिसे हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, या फिर मेमोरी। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है दोस्तों, यानी छू करके उसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर या मेमोरी। 52 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। आपके पास एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इस प्रश्न का आंसर आप सबके द्वारा देना है। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम टचेबल पार्ट जो टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कहलाता है? हार्डवेयर, कीबोर्ड, या सॉफ्टवेयर, या फिर मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 53 जो कि है डॉस का पूरा नाम। डॉस का पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है आपका, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर, या फिर ए और सी दोनों की। तो कंप्यूटर को चलने योग्य बनाने के लिए या चलने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की है। इसीलिए आपका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों का प्रयोग, ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जो कि चूज द ऑड वर्ड। इनमें से आपको गलत शब्द चुनना है। ऑप्शन ए दिया गया यूनिक्स, ऑप्शन बी है डॉस, ऑप्शन सी है विंडो, ऑप्शन डी दिया गया एक्सेस। चलिए अब बताइए इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से कौन सा अलग है? यूनिक्स की बात किया जाए तो ये भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर के सिस्टम के अंतर्गत आता है। एम एस डॉस भी आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तहत आता है। और तीसरा है विंडो 98। तो विंडो 98 भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। लेकिन एक्सेस की बात करें तो एक्सेस इंटरनेट से संबंधित है, यही आपका यहाँ पर अलग है। ठीक है, बाकी ये तीनों सेम है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, ए सॉफ्टवेयर which LL प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक सॉफ्टवेयर जो HL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ मनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी दिया गया है 2 प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में पाई जाती है, बेसिकली 2 प्रकार की। ओके, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जो कि है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय। सर्वप्रथम टीआरएनए में न्यूक्लियोराइड का अनुक्रम ज्ञात किया था वाटसन ने, रॉबर्ट हॉले ने, या क्रेटन ने, या फिर किम ने। तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हॉले ने सर्वप्रथम टीआरएनए में न्यूक्लियोराइड का अनुक्रम ज्ञात किया था। इसलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द जेनेटिक मटेरियल, किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। ऑप्शन ए दिया गया आपका प्रीफिस, ऑप्शन सी है माइसर, ऑप्शन सी दिया गया अल्टमान, ऑप्शन डी दिया गया रॉबर्ट ब्राउन। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो 59 नंबर क्वेश्चन में जो सही आंसर है दोस्तों वो है माइसर। माइसर ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, जो कि पूछा गया है द वेज फाउंड इन आरएनए इंस्टेंट इन द थायमिन फैक्टर ऑफ डीएनए। डीएनए में थायमिन कारक के स्थान पर आरएनए में पाया जाने वाला क्षारक कौन सा है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं यूरेसिन, ऑप्शन बी एडानिन, साइटोसिन, और डी दिया गया है गुआनिन। तो डीएनए के थायमिन कारक के स्थान पर आरएनए में पाया जाने वाला जो क्षारक है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो यूरेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेसिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, विच शुगर इज एब्सेंट इन डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सी शुगर डीएनए में अनुपस्थित होती हैं। तो डीएनए में कौन सी शुगर अनुपस्थित होती है, राइबोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें डीएनए में जो है ये सभी प्रकार की शुगर जो हैं वो अनुपस्थित होती हैं। इसलिए 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, डीएनए हैज कॉइल्स। डीएनए में कुंडलन होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए में कुंडलन होता है, वामावर्ती होता है, या ए व बी दोनों होता है, या दक्षिणावर्ती होता है, या नन ऑफ दीज। तो डीएनए में दोस्तों जो कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्ती होता है, ध्यान रखेंगे दक्षिणावर्ती होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपीट होंगे इस बार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, जो कि दिया गया आरएल फॉर्मेट ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए का आरएल प्रारूप किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, या फिर शशि शेखरन ने, या फिर कीन्स ने। तो डीएनए का आरएल जो प्रारूप दिया था वो शशि शेखरन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया रैम। क्वेश्चन नंबर 64, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी, भीतरी, मुख्य, या फिर सहायक। तो दोस्तों जो रैम है वो मुख्य मेमोरी है कंप्यूटर की, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन से यानी कि इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न रहा है, वह सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है। तो सुपर कंप्यूटर के जो फ्लॉपी की क्षमता है वो 500 मेगावाट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में यानी कि आज के इस मॉडल पेपर के तहत 65 क्वेश्चन हमने चूज़ किए थे जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को पुनः एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। बाकी इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्लास के बाद आपको अपलोड करा दिया जाएगा विथ आंसर शीट के साथ, उसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा जो नोट्स हैं वो भी मैं भेज दूंगा, उन प्रश्नों को भी तैयार करके जाइएगा। सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं पीडीएफ के लिए, तो वहाँ पर आज नोट्स दे दिया जाएगा। और जूलॉजी का आपका एग्जाम अच्छा जाना है, दोनों मॉडल पेपर, ये आज का दूसरा मॉडल पेपर है पार्ट 2, तो ये दोनों मॉडल पेपर आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, दोनों मॉडल पेपर तैयार कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल पर पहली बार आज विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।